बैन लेवल अप कर लेता है एंड वो अपनी थर्ड ट्रेनिंग में पहुंच जाता है। उसकी पावर को फील करते हुए लिंग फेंग बोलता है कि क्या मैंने अभी थर्ड लेवल की ट्रेनिंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया है, क्या मैं दोबारा ट्राई करूं कि मैं फोर्थ लेवल पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरी फेरी स्पीड मुझे महसूस हुई। बट वो ट्राई करता है बट उसे कुछ भी नहीं होता एंड वो बोलता है कि मेरी फेरी स्पिरिट बाहर क्यों नहीं निकल रही हो, मेरी मदद करो। एंड फिर वो अजीब अजीब तरीक़ों से उसे ट्राई करता है, कभी वो लोट पोट करता है तो कभी हैंड स्टैंड करता है, बट जो उसकी फेयर स्पीड होती है वो बाहर नहीं निकल रही होती है। तभी वहाँ पर वो अबला नारी भी आ जाती है एंड वो बोलती है लिटिल ब्रदर क्या तुम यहाँ पर हो। तभी ये बात सुनने के बाद जिसकी वजह से जो बैन का बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। अबला नारी बोलती है कि छोटे भाई क्या तुम ठीक हो। तभी बैन बोलते है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, अच्छा है कि आप आ गए। तभी जो अबला नारी होती है वो बोलती है क्या सच में मेरा यहाँ पर फ्री में इलाज हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है कि हाँ यहाँ पर कम ही पेशेंट आते हैं तो मैं आपका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, जल्दी से उस बेड पे लेट जाओ। ये बात सुनने के बाद अबला नारी बोलती क्या बेड पे लेटना है। लिंग फेंग बोलता है कि हाँ मैं एक्यूपंक्चर करने वाला हूँ क्योंकि मैं एक चाइनीज डॉक्टर हूँ, तो इसलिए तुम वहाँ पर लेट जाओ। और जो अबला नारी होती है वो लौट जाती है बट उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। बैन बोलता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं काफ़ी अच्छे से करूँगा। एंड जो अबला नारी होती है वो अपने मन में बोलती है कि मुझे विश्वास करना पड़ेगा, वो मेरा ढंग से इलाज कर लेगा। दूसरी तरफ जो बैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब से मैं थर्ड लेवल पे आया हूँ अपनी ट्रेनिंग के, मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफ़ी अच्छे से इस निडल के अंदर जा रही है, सच में ये पावर है थर्ड लेवल की। एंड वो बोलता है कि अब मैं अच्छे से एक्यूपंक्चर कर पाऊंगा और इस एक्यूपंक्चर के बाद जो अबला नारी है वो काफ़ी अच्छे से ठीक रहेगी। एंड आध घंटे बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक्यूपंक्चर कर देता है। बैन बोलता है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। तभी अबला नारी बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही है, पहले उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट फील हो रही थी बट अचानक वो अपने अंदर कुछ एनर्जी फील कर पा रही है। ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, अब से तुम बिल्कुल ठीक रहोगी, साथ में जो तुम्हारा बच्चा है पेट के अंदर वो भी ठीक रहेगा। ये बात सुनने के बाद अबला नारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड वो बोलती है कि अगर मेरा बच्चा खुश है तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे बच्चे को कुछ भी ना हो। फिर वो अपने पास से अपना फैमिली का ट्रेजर निकालती है एंड वो बैन को देते हुए बोलती है कि ये मेरी फैमिली का स्पेशल ट्रेजर जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है कि अरे मैं कैसे ले सकता हूँ। एंड जब भी वो उस मैजिकल आइटम को देखता है उसके अंदर की जो फेरी स्पिरिट होती है वो जागने लग जाती है। ये देखने के बाद बैन भी हैरान होता है। बैन उस आर्टिफैक्ट को पकड़ता है, जैसे ही वो उसको पकड़ता है वो देखता है कि जो उसके अंदर की स्पिरिट एनर्जी थी वो उसके अंदर ऑब्जर्व हो रही है। बैन हैरान होता है। तभी जो आर्टिफैक्ट होता है वो पूरी तरह चमकने लग जाता है। बैन बोलता है कि अगर ये ऐसे ही मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी लेता रहा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। एंड वो कोशिश करता है कि वो ब्रुस उससे दूर हो जाए बट वो दूर नहीं होती है। बैन ट्राई करता रहता है। ये सारी स्ट्रगल देखकर जो अबला नारी होती है वो भी हैरान होती है। बैन कोशिश करता है कि वो ब्रश दूर हो जाए पर वो नहीं हो रही होती है। बैन भी सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर वो काफ़ी देर तक ट्राई करता रहता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इस ब्रश को दूर नहीं कर पाया तो ये मेरी सारी फेरी स्पिरिट को ले जाएगा। तभी ये सब कुछ देखने के बाद जो अबला नारी होती है वो बोलती है कि ब्रदर क्या हुआ, अगर आपको ये पसंद नहीं आया है तो आप मुझे वापस दे सकते हो, मैं आपके लिए और कुछ ले आऊँगी। ये बात सुनने के बाद बैन बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं इसे अपने पास रखने वाला हूँ। एंड ये सब कुछ इसलिए कह रहा होता है क्योंकि बैन की जो फियर स्पिरिट होती है वो इस ब्रश के अंदर आ चुकी है, इसलिए अब वो किसी को भी ये नहीं दे सकता। ये बात सुनने के बाद जो अबला नारी होती है वो खुश होती है एंड वो बोलती है कि ये तो अच्छी बात है कि आपको पसंद आया। फिर बैन उसको छोड़ने के लिए आता है एंड वो बोलता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मेरे पास फ़ोन मिला सकती हो। ये बात सुनने के बाद वो अबला नारी बोलती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, जब भी मुझे दिक्कत होगी सबसे पहले मैं आपके पास ही कॉल करूँगी, आप अपनी जाकर दुकान संभाल लीजिए। और हम लोग देखते हैं कि बैन वापस आ जाता है एंड वो बोलता है कि अब देखना पड़ेगा आखिर ये ब्रश क्या चीज़ है जो मेरी इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी ले रही थी। फिर वो जैसे ही उसको यूज़ करता है वो बताता है कि जो उसकी टिप है वो तो बहुत ज़्यादा ही शार्प है, आखिर ये कोई पेन है या कोई वेपन। एंड फिर वो शाई का इस्तेमाल करते हुए कुछ लिखने की कोशिश करता है एंड वो बोलता है कि अच्छा है कि मेरे पास इंक है। जैसे ही वो लिखता है वो काफ़ी स्मूथली लिख पा रहा होता है एंड वो बोलता है कि इंक में डुबोने के बाद तो इसकी टिप काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई, तो शायद ये ब्रश ही है ना कि कोई वेपन। इसका इस्तेमाल करते हुए मैं काफ़ी आसानी से तलिस्मान बना सकता हूँ जो कि मुझे फ्यूचर में काम आएंगे, बट इसको चलाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए और साथ में मुझे अपनी फोर्थ ट्रेनिंग के अंदर भी जल्द से जल्द पहुँचना पड़ेगा। जैसे ही मैं अपनी फोर्थ ट्रेनिंग के अंदर पहुँच जाऊँगा मैं काफ़ी अच्छे से स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी के अंदर कर पाऊँगा और आगे जाके मुझे दिक्कत नहीं होगी। तभी उसका फ़ोन बजता है। तभी फ़ोन की रिंग सुनने के बाद बैन बोलता है कि आखिर इस टाइम पर मुझे कॉल कौन कर रहा है। फिर वो देखता है कि ये कॉल तो पिंकी कर रही है। पिंकी बोलती है कि
फाइनली मैं यहाँ पर आ गई, मुझे शायद यहाँ पर गाड़ी नहीं लेके आनी चाहिए थी। तभी ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है कि शायद तुम्हें नहीं आना चाहिए था। फिर हम लोग पास्ट में देखते हैं कि कैसे पिंकी ने फोन मिलाया होता है बैन को, एंड वो बोलती है कि मैं काफी ज्यादा बोर हो रही हूँ, आखिर तुम कहाँ पर हो। तभी बैन बोलता है कि मैं तो घर पे हूँ। ये बात सुनने के बाद जो पिंकी होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे घर पे आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, पर जो पिंकी होती है वो नहीं मानती और वो आ जाती है। पिंकी बैन का घर देखने के बाद बोलती है कि तुम्हारे घर में तो एक क्लिनिक भी है, इसका मतलब तुम और हम एक ही प्रोफेशन के अंदर है, इसका मतलब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए भी आ सकती हूँ। ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है कि ये मेरी मोम का क्लिनिक है, अगर तुम्हें यहाँ पर आना है तो उनसे परमिशन लेनी होगी, वो है यहाँ की बॉस है। ये बात सुनने के बाद पिंकी बोलती है कि वो ज़रूर मान जाएंगी। तभी वो बैन के पास आते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करा, और वैसे भी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हारी मोम मुझे क्यों मना करेगी। तभी जो बैन होता है वो बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, बस मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद जो पिंकी होती है वो बोलती है कि एक्टिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो सके और जो चुआन है वो हमारी बातों पर विश्वास करे, इसलिए हमें थोड़ी और ज़्यादा क्लोज आ जाना चाहिए। फिर वो बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे फेस के ऊपर डिम्पल भी है। ये बात सुनने के बाद बैन अपने मन में बोलता है कि आखिर लड़की क्या करना चाहती है। तभी जो बैन होता है वो बोलता है कि अगर तुम मेरे डिम्पल को टच करना चाहती हो तो इसके बदले तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे, हर बार छूने के तुम्हें 100 रुपये देने पड़ेंगे। ये बात सुनने के बाद पिंकी बोलती है अच्छा ऐसी बात है, एंड तभी वो अपना फ़ोन निकालती है और बैन को पैसे सेंड कर देती है यूपीआई थ्रू। बैन ये देखने के बाद हैरान होता है क्योंकि उसके अकाउंट में 10,000 रुपये आ चुके हैं। फिर बैन को पैसे देने के बाद जो पिंकी होती है वो बैन के पास आती है एंड वो बोलती है क्या मैं टच कर सकती हूँ। तभी बैन बोलता है कि हाँ तुमने पेमेंट करी है इसलिए तुम टच कर सकती हो, एंड वो अपने मन में बोलता है कि इसने सिर्फ डिम्पल टच करने के लिए तो इतने पैसे दिए नहीं होंगे, आखिर क्या करना चाहते हैं मेरे साथ, एंड वो घबरा भी रोता है। तभी जो पिंकी होती है वो उसके पास आते हुए बोलती है कि चलो ठीक है मैं स्टार्ट करती हूँ टच करना। तभी वहाँ पर गुवैन और सट्टेबाज भी आ जाता है। सट्टेबाज बोलता है कि बॉस मैं मार्केट से जा रहा था जहाँ पर आपकी मदर और गुवैन मिली तो मैं उनको अपनी साथ गाड़ी में ले आया। तभी वो देखकर हैरान होता है कि कैसे बैन और जो पिंकी है वो बहुत ज़्यादा करीब हैं। ये देखने के बाद सट्टेबाज हैरान होता है एंड वो बोलता है कि पिंकी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वहाँ पर बैन की मोम भी आ जाती है एंड वो बोलती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी पिंकी बोलती है कि हेलो मेरा नाम पिंकी है और मैं बैन की गर्लफ्रेंड हूँ। ये बात सुनने के बाद बैन हैरान होता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि इसने इतनी जल्दी एक्सप्रेशन चेंज करे हैं। ये बात सुनने के बाद जो बैन की मोम होती है वो पिंकी के पास जाती है एंड वो बोलती है कि अच्छा तुम बैन की गर्लफ्रेंड हो, देखो इसने तो हमें कभी बताया ही नहीं, कोई नहीं आज तुम यहाँ पर रुककर खाना खा के जाना। ये बात सुनने के बाद पिंकी बोलती है जी मदर ऐसा ही होगा। और जो सट्टेबाज होता है वो अपने मन में बोलता है कि क्या जो पिंकी है वो बैन की गर्लफ्रेंड है। एंड फिर उसे याद आता है कि कैसे उसने चौहान का काम करने के लिए रेडी हो गया था एंड ली चौहान के कहने के बाद वो कैसे धमकी दे रहा था कि जो भी पिंकी का बॉयफ्रेंड होगा वो उसे पीटेगा। एंड वो घबराते हुए बोलता है कि बॉस तो आज मेरी पिटाई करने वाले हैं। एंड जो ग्वेन होती है वो मन में बोलती है कि क्या भाई की कोई गर्लफ्रेंड भी है, एंड वो एक सदमे टाइप में होती है। फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा जिसका फ्रैक्चर बंदा होता है और ये बिल्लू बदमाश का साथी होता है वो बोलता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। और हम लोग देखते हैं कि उससे मिलने के लिए बिल्लू बदमाश भी आया होता है एंड वो बोलता है कि ये तुम्हारी हालत किसने कर दी, जिसने भी तुम्हारी हालत करी है मैं उसको इतना ज़्यादा पीटूंगा कि उसको बिल्लू बदमाश का जो डर है वो महसूस होगा। ये बात सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि बॉस क्या आप मेरे लिए बैन को पीटोगे, प्लीज़ आप मेरा बदला ज़रूर लेना, और अंकल क्यों नहीं आए हैं। तभी जो बिल्लू बदमाश होता है वो बोलता है कि अंकल थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जब भी उनको टाइम मिलेगा वो तुमसे मिलने के लिए जरूर आएंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। और ये कहने के बाद बिल्लू बदमाश उस कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर वो लिफ्ट पकड़ के दोबारा कमरे में जाता है एंड वो बोलता है कि अंकल कैसे हो। और ये अंकल वही होता है जिसको बैन और सट्टेबाज ने मारा होता है जब भी ये बदतमीजी कर रहा था बैन के घर में। उसे देखने के बाद बिल्लू बदमाश बोलता है कि आखिर अंकल आपकी हालत किसने करी है, एक बार आप उसका नाम बताओ, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। तभी ये बात सुनने के बाद जो उसका अंकल होता है वो बोलता है कि ये सब कुछ उसके बेटे ने करा है जिसका नाम बैन है। बैन का नाम सुनने के बाद बिल्लू राम बोलते हैं कि क्या ये आपकी हालत बैन ने करी है, चिंता मत करो, मैं अपने सारे गुंडे वहाँ पर भेजकर उसकी बुरी हालत करूँगा और जो उसका क्लिनिक होगा उसको भी तोड़ दूंगा। ये बात सुनने के बाद जो बिल्लू बदमाश का जो अंकल होता है वो बोलता है कि नहीं, सिर्फ उसे पिटने से और क्लिनिक तोड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं चाहता हूँ कि जब वो स्कूल के लिए जाए तो तुम उसकी क्लिनिक को पहले तोड़ दो, फिर उसकी मदर को किडनैप कर लो
और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बैन है वो कुत्ते की दुम है जो सीधी नहीं होगी, इसलिए जब हम उसकी मोम को पकड़ लेंगे तो हम उसे टॉर्चर कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद बिल्लू बदमाश बोलता है कि अंकल आप तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। तभी उसका अंकल बोलते हैं कि हाँ, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ जब उसकी माँ मेरे पास होगी तो वो कैसे मेरे सामने घुटनों पर आकर कैसे अपनी माँ की जान मांगेगा। उसको देखने के बाद जो सेटिस्फेक्शन होगी वो अलग लेवल पे होगी और मैं उसको उतना ही तड़पाना चाहता हूँ जितना उसने मुझे तड़पाया है। फिर हम लोग बेन का घर देखते हैं जहाँ पर पिंकी बेन को मोमोज देते हुए बोलती है कि अच्छे से खाना खाओ और लो मोमोज। ये देखने के बाद ग्वेन को भी जेलसी होती है एंड वो बोलते हैं कि भाई आप कम खा रहे हो, ये और खाओ, और मोमोज देने लग जाते हैं और दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा होता है कि कौन बेन की ज़्यादा क्लोज है। ये सारी कंपटीशन देखने के बाद बेन काफ़ी ज़्यादा अजीब मुंह बनाता है एंड वो घबराते हुए बोलता है कि क्या तुम सभी लोग इतना खाना खिलाकर मुझे मारना चाहते हो। दूसरी तरफ जो सट्टेबाज होता है ये सब कुछ देखने के बाद उदास होता है एंड वो बोलता है कि यहाँ तो मेरी कोई चिंता ही नहीं करता। ये बात सुनने के बाद जो बेन की मोम होती है वो बोलती है कि अरे मैं हूं ना तुम्हारी चिंता करने के लिए, ये लो तुम भी खाओ। ये सुनने के बाद सट्टेबाज रोने लग जाता है। तभी जो बेन की मोम होती है वो बोलती है कि अब मैं अपना क्लिनिक संभाल रही हूँ, तुम जाओ स्कूल में पढ़ने के लिए, टाइम हो चुका तुम्हारा स्कूल में जाने का। तभी जो पिंकी होती है वो बोलती है कि मदर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैन का अच्छे से ध्यान रखूंगी, वो मेरे साथ गाड़ी में जाने वाला है। ये बात सुनने के बाद ग्वेन को बुरा लगता है एंड वो सट्टेबाज को बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी गाड़ी में चल सकती हूँ। सट्टेबाज बोलते हैं क्या तुम मेरी गाड़ी में पहली बार जाना चाहती हो। तभी बैन बोलते हैं कि रुक जाओ। ये बात सुनने के बाद सट्टेबाज रोते हुए बोलते हैं कि बॉस आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पहली बार तो ग्वेन मेरे थोड़े पास आई और आप ऐसा कर रहे हो। तभी बैन बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग खात में बैठे होते हैं कि कैसे बैन अपने घर से बाहर निकलेगा और वो उसके पीछे से हमला कर देंगे और ये बिल्लू बदमाश के गुंडे होते हैं। बैन बोलता है कि ग्वेन जल्दी से सट्टेबाजी गाड़ी में चली जाओ। तभी ग्वेन बोलती है कि क्या हुआ ब्रदर। तभी वो कुछ आगे बोल पाती, बैन वहाँ से गायब हो जाता है एंड वो झट से अपनी माँ के पास जाता है एंड वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप कहीं पर छुप जाओ और अपनी जान को बचाओ। ये बात सुनने के बाद सट्टेबाज बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या जो बॉस है उन्होंने कुछ पी लिया क्या जिसकी वजह से उनको नशे हो गए हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जो ग्वेन होती है और उसकी मदर होती है वो सट्टेबाज की गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी जो ग्वेन होती है वो बोलती है कि मदर हम बैन को अकेला नहीं छोड़ सकते। ये बात सुनने के बाद उसकी मदर बोलती है कि तुम अपने भाई पे भरोसा करना पड़ेगा, वो सब कुछ संभाल लेगा, और ऐसे करके वो ग्वेन को चुप करवा देती है। सट्टेबाज बोलता है कि आखिर मैं आपके साथ क्यों नहीं रुक सकता। बैन बोलता है कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन और माँ की जान बचाओ। ये बात सुनने के बाद सट्टेबाज जोश में आ जाता है। वो बोलता है कि बॉस आप चिंता मत करो, मैं अपनी जान गंवा के भी इन्हें बचा लूँगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पिंकी बैन के पास आती है एंड वो बोलती है कि आखिर तुम अचानक कैसे गायब हो गए, इसका मतलब तुम्हें मार्शल आर्ट भी आती है, और साथ में कौन लोग हैं जो तुमसे बदला लेना चाहते हैं, और क्या तुम्हारे पास किसी तरह का कोई वेपन वगैरह है या नहीं जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम उन्हें मारने की सोच रहे हो। ये सारी बातें सुनने के बाद बैन बोलता है कि मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इस लड़की को कैसे पता नहीं चला कि कुछ लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं जबकि वो इतने ज़्यादा किलिंग इंटेंट निकाल रहे हैं। फिर वो पिंकी को साइड में लेके जाते हुए बोलता है कि तुम्हें भी यहाँ से जाना पड़ेगा एंड वो उसे भी भेज देता है। फिर हम लोग क्लिनिक को देखते हैं जहाँ क्लिनिक के सामने बिल्लू बदमाश के बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और साथ में बिल्लू बदमाश भी। बिल्लू बदमाश का राइट हैंड बोलता है कि बॉस जो डोर है वो क्लोज है बट अंदर की लाइट जसी हुई है। ये बात सुनने के बाद बिल्लू बदमाश बोलता है कि जरूर वो अंदर कहीं पर छुपे होंगे बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अब उन्हें बताना पड़ेगा कि बिल्लू बदमाश की चिड़िया का नाम है, जल्दी से हमला करो। और हम लोग देखते हैं कि ये बात सुनते ही बिल्लू बदमाश के जितने भी गुंडे लोग होते हैं वो जोश में आ जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि हमला करो। एंड वो क्लिनिक के अंदर घुसने के बाद सारी जगह तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं। कोई टेबल तोड़ रहा होता है, कोई अलमारी तो कोई और कुछ, पर काफ़ी ज़्यादा तबाही वो कर देते हैं। ये देखने के बाद बिल्लू बदमाश बोलते हैं कि हाँ ऐसे ही तोड़ो हरामजादो, उसको पता चलना चाहिए कि बिल्लू बदमाश की चिड़िया का नाम है। तभी भीड़ में से बैन निकलता है एंड वो बोलता है कि मुझे भी अंदर जाना है, हटो ना यार। तभी जो राइट हैंड होता है वो उसे रोक लेता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम कहाँ बढ़े जा रहे हो मोटे इंसान, तुम अंदर नहीं जा सकते। ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है कि मैं पहली बार तोड़ फोड़ देख रहा हूँ, मुझे अच्छे से देखना है ताकि मैं कुछ सीख सकूँ। ये बात सुनने के बाद राइट हैंड बोलता है कि क्या क्या बकवास कर रहा है, क्या तुझे समझ में नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि तू अंदर नहीं जा सकता। तभी बिल्लू बदमाश बोलता है कि उसके अंदर आने दो। जो उसका सीधा हाथ होता है वो बोलता है कि क्या बॉस आने दूँ, और हम लोग देखते हैं कि बैन अंदर की तरफ पहुँच जाता है एंड वो बोलता है कि थैंक यू। तभी राइट हैंड बोलता है कि बॉस आपने उसको अंदर आने क्यों दिया। तभी बिल्लू बदमाश बोलता है कि जब मेरे अंकल ने बताया कि आखिर ये बैन दिखने में कैसा है तो उसने बताया था कि वो एक मोटा इंसान है।
ये बात सुनने के बाद राइट हैंड बोलता है कि क्या ये बेवकूफ़ बैन था, और हम लोग देखते हैं कि बैन अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर वो अपनी क्लिनिक की बुरी हालत देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है एंड वो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है इन सभी लोगों को सबक सिखाने का। फिर हम लोग देखते हैं कि गुंडे लोग अभी भी तबाही कर रहे होते हैं और बैन बोलता है कि रुक जाओ। तभी बंदा बोलता है कि क्या हुआ। तभी बैन उसके पास आता है और वो बोलता है कि लाइट की तरफ देखो। तभी ये बात सुनने के बाद उस गुंडे को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आखिर तू कौन है जो यहाँ पर आ गया। तभी जो बैन होता है वो हंसने लग जाता है एंड वो अपने पास एक नीडल लाकर उस लाइट को फोड़ देता है जिसकी वजह से अंधेरा हो जाता है। फिर हमें आवाज आती है, मुझे कौन मार रहा है, मत मार यार, मत मार, बहुत दर्द हो रहा है। ये सारी आवाजें बाहर से बिल्लू बदमाश के लोग भी सुन रहे होते हैं। राइट हैंड बोलता है कि आखिर अचानक अंधेरा क्यों हो गया। बिल्लू बदमाश बोलता है कि मुझे क्या पता। तभी खिड़की टूटकर एक बंदा उसके सामने गिरता है। ये देखने के बाद बिल्लू बदमाश बोलता है कि आखिर तुझे किसने पीटा। तभी दूसरा बंदा बाहर निकलता है, फिर तीसरा, ऐसे करके बहुत सारे बंदे बाहर निकलते हैं। ये देखने के बाद बिल्लू बदमाश पूरी तरह से हैरान होता है और जो राइट हैंड होता है वो बोलता है कि किस कमीने की हिम्मत होगी, बाहर निकल, तेरे बाप बाहर खड़े हैं। तभी बैन बाहर निकलता है एंड वो बोलता है कि जल्दी से बताओ तुम्हारा लीडर कौन है जिसने इन घटिया लोगों को यहाँ पर भेजा है। ये बात सुनने के बाद बिल्लू बदमाश थोड़ा डर जाता है, बट जो राइट हैंड होता है वो बैन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है एंड वो बोलता है कि अपनी बकवास बंद कर। तभी पीछे से बिल्लू बदमाश से रोकने की कोशिश करता है, बट काफ़ी देर हो जाती है। बैन उसकी छाती पे एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है राइट हैंड के ऊपर कि वो अपने मुंह से खून निकालने लग जाता है एंड वो बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और वो जमीन में गड़ जाता है। ये देखने के बाद बिल्लू बदमाश की फट जाती है एंड वो अपने मन में बोलता है कि लगता है गलत आदमी से पंगा ले लिया। बैन उसके पास आता है एंड वो बोलता है कि क्या तू मुझे बताएगा कि लीडर कौन है, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। तभी बिल्लू बदमाश अपने घुटनों पर आ जाता है एंड वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, आज मैंने गलत बंदे से पंगा ले लिया है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। ये बात सुनने के बाद बैन उसके पास आता है एंड वो बोलता है कि तुम्हें माफ़ कर दूँ, पर क्यों। ये बात सुनने के बाद बिल्लू बदमाश की फट के 64 हो जाती है एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करके इसको मनाना पड़ेगा, वरना आज हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मुझे कोई सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी गुंडे लोग साथ मिलकर क्लिनिक को साफ करने लग जाते हैं क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा पिटाई जो हुई है। उनमें से एक बंदा बोलता है कि जल्दी करो वरना बॉस गुस्सा हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम लोग बिल्लू बदमाश को देखते हैं जो कि बैन को बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया डाल दूँ जो हमारी माफ़ी के तौर पे होगा। ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है कि सिर्फ 1 लाख। ये बात सुनने के बाद जो बिल्लू बदमाश होता है वो डर जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि क्या 1 लाख कम रहेगा। एंड वो बोलता है कि अरे आपने सही से सुना नहीं, मैं तो 3 लाख बोल रहा था। ये बात सुनने के बाद जो बैन होता है वो बासी लेता है और ये बात बिल्लू बदमाश भी समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है एंड वो बोलता है कि 5 लाख। तभी बैन बोलता है कि 6 लाख। ये बात सुनने के बाद बिल्लू बदमाश की फट जाती है एंड वो अपने मन में बोलता है कि क्या ये मुझसे 6 लाख मान रहा है, इतनी तो मेरी 2 महीने की कमाई है, अगर मैं इसको ये दे दूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा नुकसान चला जाऊंगा, बट पैसे तो मैं दोबारा कमा सकता हूँ, जान नहीं, मुझे शायद इसको दे देनी चाहिए। एंड हम लोग देखते हैं कि जो बिल्लू बदमाश होता है वो बैन को 6 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देता है। ये देखने के बाद बैन बोलता है कि अच्छा करा, बट अभी हमारा हिसाब कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बात सुनने के बाद बिल्लू बदमाश भी हैरान होता है। तभी बैन उसके कुछ पंचर पॉइंट्स पे मारता है जिसके बाद बिल्लू बदमाश को बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि ये मुझे कैसा एहसास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने चाकू मेरे शरीर में डाल दिया हो। तभी बैन खड़े होते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने हमारे क्लिनिक के ऊपर हमला क्यों करा और क्या वजह थी, बट एक बात का याद रखना, अगले 1 महीने तक किसी ने भी हम पे हमला करा तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, तुम उसी वक्त मर जाओगे, क्योंकि जो मैंने तुम्हें टेक्निक इस्तेमाल करी है इसके बाद तुम्हें हर रात को आधी मिनट तक दर्द होगा, इतना ज़्यादा कि जैसे कि तुम मरने वाले हो। बट याद रखना, अगर 1 महीने में किसी ने भी मुझ पर हमला करा तो तुम अपनी जान से हाथ धो दोगे। ये बात सुनने के बाद बिल्लू बदमाश डरने लग जाता है एंड वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, ऐसा ही होगा। तभी बैन बोलता है कि ठीक है, तुम हम यहाँ से जा सकते हो और दोबारा मेरी नजरों के सामने मत आना, और उसे एक लात मारता है। राइट हैंड बिल्लू बदमाश को लेकर जा रहा होता है। बिल्लू बदमाश अब मन में बोलता है कि मैंने आज सच में एक गलत बंदे से पंगा ले लिया है। बैन थकते हुए बोलता है कि मैं अपने इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाया और अपनी कुछ पावर सबके सामने दिखा दी, अच्छा है कि मेरी फैमिली वाले यहाँ पर नहीं है।
तभी हम लोग देखते हैं कि ग्वेन भागती हुई आती है एंड वो बोलती है कि बैन भाई आप ठीक हो क्या। तभी बैन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आखिर तुम यहाँ पर कब आई। तभी वहाँ पर पिंकी भी आ जाती है जो बैन को गले लगाते हुए बोलती है कि यार तुम तो कमाल के हो। और सट्टेबाज भी आकर यही बोलता है कि आपने जो लात मारी वो तो कमाल की थी। ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है कि हाँ मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया। एंड वो बोलता है कि एक मिनट, तुम्हें लात के बारे में कैसे पता। तभी जो पिंकी होती है वो बोलती है कि इन सबको मैंने वीडियो दिखाई है जब तुम मुझसे फाइट कर रहे थे। और हम लोग देखते हैं कि कैसे पिंकी ने छुपकर बैन की वीडियो बना ली थी। ये बात सुनने के बाद बैन पूरी तरह शॉक होता है एंड वो बोलता है कि ये तुमने क्या कर दिया। ग्वेन बोलती है कि भाई आप इतना ज़्यादा ताकतवर कब हुए। और जो पिंकी होती है वो बोलती है कि बहन तुमने मुझसे आज तक क्या क्या छुपा रखा, जल्दी से बताओ। और सट्टेबाज भी एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि बॉस क्या आप एक मार्शल आर्ट जीनियस हो। ये बात सुनने के बाद जो बैन होता है वो अपने मन में बोलता है कि अब मैं इन लोगों को क्या बताऊं कि मैं कई साल की ज़िंदगी जीने के बाद इस बॉडी में दोबारा रिकार्नेट हुआ हूं, क्या मेरा विश्वास करेंगे भी। एंड वो बोलता है कि असल में जब मैं माउंटेन से नीचे आ रहा था मुझे एक मार्शल आर्ट की बुक मिली थी जिससे मैं थोड़ा बहुत ताकतवर हो गया। तभी पीछे से बैन की मोम आती है एंड वो बोलती है कि बैन मोम ने मना करा था ना कि अपनी पावर का इस्तेमाल मत करना। ये बात सुनने के बाद सट्टेबाज भी हैरान होता है एंड वो बोलते हैं कि क्या, कौन सी ताकत का इस्तेमाल मत करना। बैन भी कंफ्यूज होता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि आखिर क्या ये मेरी बात कर रहे हैं। तभी जो बैन की मोम होती है वो बोलती है कि हाँ बैन के पास बचपन से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी कि वो आसानी से बहुत सारी भारी चीज़ों को उठा सकता था। शायद ये कोई बायोलॉजिकल एडवांटेज थी, बट मैंने सोचा कि अगर ऐसी चीज़ें लोगों को पता चलेगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो तब से मैंने बैन को मना कर रखा कि वो अपनी पावर ना दिखाए। ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है कि हाँ हाँ आप सही कह रहे हो मोम, मैं आपकी बात कंट्रोल नहीं कर पाया। और वो ऐसे अपनी मदर के झूठ में साथ दे रहा होता है। बैन की मदर बोलती है कि आप काफ़ी देर हो चुकी है, जल्दी से अपने स्कूल में चले जाओ, वैसे भी आज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तभी बैन बोलता है कि मदर आप यहाँ पर नहीं रह सकते, क्या पता दोबारा कोई यहाँ पर हमला कर दे। ये बात सुनने के बाद बैन की मोम बोलती है कि आखिर कौन ही बेवकूफ़ होगा जो अब हमारे ऊपर हमला करेगा, ये भी बता दो। बट जो ग्वेन होती है वो अपनी मोम को समझाती है कि मोम मान जाओ ना। तभी बैन की मोम बोलती है कि अरे तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। फिर जो ग्वेन होती है वो अपने भाई को समझाती है कैसे वो अपनी मदर को समझा सकता है, पर बैन मना कर देता है कि ये कहकर कि अगर मोम की इच्छा नहीं तो हम फोर्स नहीं कर सकते। और जो बैन और पिंकी होती है वो गाड़ी से जा रहे होते हैं जहाँ पर बैन अभी भी सोच रहा होता है कि उसकी मोम आज काफ़ी ज़्यादा अजीब रिएक्ट कर रही थी। उसने एक बार भी उससे ये नहीं पूछा कि उसके पास कैसे पावर आई, और बल्कि वो उसकी मदद भी कर रही थी कि वो अपना सच छुपा सके। आखिर ये क्या हो रहा है। और बैन को देखते हुए पिंकी अपने मन में सोचती है कि बैन तो कमाल का है, वो एक आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको फ्यूचर के अंदर उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरी तरफ गाड़ी से सट्टेबाज और ग्वेन जा रहे होते हैं। सट्टेबाज अपने मन में बोलता है कि पहली बार ग्वेन मेरे बहुत ज़्यादा ही पास में है और अकेली भी, आखिर मुझे इससे क्या बात करनी चाहिए। तभी जो ग्वेन होती है वो बोलती है। ये बात सुनने के बाद सट्टेबाज बोलते हैं कि हाँ हाँ बोलो आप क्या बोलना चाहते हो। तो ग्वेन पूछती है कि आखिर ये बैन और पिंकी कब से साथ में है। तभी सट्टेबाज बोलते हैं कि शायद वो कुछ दिनों से ही हैं। ये बात सुनने के बाद ग्वेन बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है। फिर हम लोग स्कूल के बैक यार्ड में देखते हैं जहाँ पर पिंकी बोलती है कि तो भाई आप हमसे अलग रहने वाले हो। बैन बोलते हैं कि हाँ मैंने एक घर को रेंट कर लिया है। ये बात सुनने के बाद जो ग्वेन होती है वो हंसते हुए बोलती है कि भाई फिर अपना ध्यान रखना। एंड वो एक पिंक फ्लावर तोड़कर उसको देते हुए बोलती है कि भाई ये रख लो और इसका हमेशा ध्यान रखना, ऐसा समझना कि जब आप इसको देख रहे हो तो आप मुझे देख रहे हो। ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है कि हाँ मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। एंड वो पिंकी के पास पहुंच जाता है। पिंकी उस पिंक फ्लावर को देखने के बाद बोलती है कि आखिर तू जानता भी है इस पिंक फ्लावर का क्या मतलब है। बैन पिंकी के सामने रोज को दिखाता है एंड वो बोलता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। तभी ये बात सुनने के बाद पिंकी बोलती है कि बैन क्या तुम्हें रोज पसंद है। तभी बैन बोलता है कि हाँ ये मेरी बहन ने दिया तो हाँ मुझे रोज पसंद है। ये बात सुनने के बाद पिंकी बोलती है अच्छा ऐसी बात है। एंड वो बोलती है कि रुको, और वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है। एंड वो गार्डन में से बहुत सारे रोज को लेकर बैन को दे देती है। एंड वो बोलती है कि इसे रखो और इसका ध्यान रखना, अगर तुमने इसे भगाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम मर जाओगे। ये बात सुनने के बाद बैन भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। एंड वो खुश होते हुए बोलता है कि इस रोज़ में से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, सच में ये रोज़ तो कमाल का है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि शायद पिंकी ये चाहती है कि सिर्फ वही उसे रोज़ दे। ये बात सुनने के बाद पिंकी बोलती है कि अच्छा है कि तुम्हें पसंद आया। दूसरी तरफ हम लोग सट्टेबाज को देते हैं जो कि रो रहा होता है। एंड वो बोलता है कि सभी लोग बॉस को सिर्फ रोज़ दे रहे हैं,
मैं भी यहाँ पर खड़ा था पर किसी ने मुझे भी रोज़ नहीं दिया। एंड वो बोलता है कि अगर मेरे लिए कोई रोज़ नहीं देगा तो मैं खुद को ही रोज़ दे लूँगा। एंड वो गार्ड में भागता हुआ उन रोज़ों को तोड़ने लग जाता है। एंड उन सारे रोज़ को तोड़ने के बाद बोलता है कि तुम सभी लोगों का शुक्रिया मुझे इतने सारे रोज़ देने के लिए। एंड वो खुद के डेल्यूजन में जी रहा होता है। एंड वो बोलता है कि कितनी अच्छी स्मेल है इसकी। सभी लोग इसको देखते हुए बोलते हैं कि अरे यार ये तो पागल हो गया है जो खुद ही को रोज़ दे रहा है। फिर हम लोग बेन का नया अपार्टमेंट देखते हैं जो कि उसने रेंट पे लिया होता है। बेन बोलता है कि अब यहाँ पर शांति है, अब मैं अपना काम कर सकता हूँ। चलो पहले एक बात देखते हैं कि आखिर वो ब्रश क्या चीज़ है। जैसे ही वो ब्रश को निकालता है एंड वो बोलता है कि इसके अंदर जो निप है वो बहुत ज़्यादा ही शार्प है। मेरी की जो करंट स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से मुझे इतनी आसानी से हर्ट नहीं करा जा सकता। चलो एक बार अपने आपको कट मार के देखते हैं। जैसे ही वो कट मारता है वो आसानी से बैन के कट लग जाता है जिसकी वजह से ब्लड भी निकल रहा होता है। और जो ब्लड होता है वो ब्रश अच्छे से ले पा रही होती है। ये देखने के बाद बैन हैरान होता है एंड वो बोलता है कि ये ब्रश तो मेरा ब्लड ले रही है। फिर वो कोशिश करता है कि वो दूर कर सके उस ब्रश को, बट वो फिर से उसे दूर नहीं कर पाता। बैन घबराते हुए बोलता है कि आखिर तू दूर क्यों नहीं हो रही है, आखिर तू मेरा कितना ब्लड लेगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मैं यहीं पे मर जाऊंगा। वो ब्रश अभी भी बैन के ब्लड को शक कर रहा होता है। बैन बोलता है कि कोई आम इंसान होता वो अब तक घबरा जाता, बट मैं अब समझ रहा हूँ कि ये ब्रश क्या करना चाहता है। वो मुझे अपना मास्टर मानना चाहता है, इसलिए वो मेरा ब्लड शक कर रहा है ताकि हमारे बीच में ये सब कुछ हो सके। बट तुम कब रुकोगे? और हम लोग देखते हैं कि ब्रश थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। ये देखने के बाद बैन बोलता है कि अब मुझे तुम्हारे अंदर अपना एक कनेक्शन फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे हिसाब से चलोगे, जब मैं चाहूँ उस हिसाब से तुम्हारी जो शार्पनेस है उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अच्छे से ब्रश की तरह लिख सकता हूँ, और अगर मैं थोड़ा और प्रेशर डालूँ तो मैं इसे एक वेपन की तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगा जब मैं फॉर्मेशन बनाऊँ या फिर किसी से फाइट करूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करूँगा, बट अभी के टाइम पर मुझे थोड़ा और कल्टीवेट करना पड़ेगा। और जो ब्रश होता है वो भी उसके साथ हाँ भरता है। फिर हम लोग देखते हैं कि शाम को जो बैन होता है वो स्विमिंग पूल में जाता है ताकि वो नहीं प्रैक्टिस कर सके, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ भी होती है। फिर उसके बाद बैन रनिंग भी करता है और सुबह के 1 बजे वो योगा मेडिटेशन भी करता है, जहाँ पर उस पौधे के साथ करता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो बढ़ने लग जाती है और सुबह के 5 तक बच जाते हैं। बैन अपने मन में बोलता है कि मैं 3rd लेवल के पीक पे पहुंच चुका हूँ, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं कि इसकी कितनी पावर है। एंड वो पानी के ऊपर चलने की कोशिश करता है एंड वो पानी के ऊपर चल पाता है। वो बोलता है कि एक ही पल के अंदर मैं इस नदी को पार करके चला गया। सच में जितना मैंने सोचा था उससे अच्छा रिजल्ट आया है, बट जो ये पावर है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो आ रही है। जैसा कि मेरी कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर मैं इसे दुगनी स्पीड से अच्छे से कल्टीवेट कर पाता, बट यहाँ पर स्लो हो रही है। बट ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है, तो मुझे इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब काफ़ी देर हो चुकी है, मुझे शायद स्कूल में जाना चाहिए, क्योंकि मैंने तानिया को वादा करा था कि मैं स्कूल में ज़रूर आऊँगा। फिर हम लोग स्कूल को देखते हैं जहाँ पे सभी लोग बोलते हैं कि ये देखो ये तो बैन है और ये कॉलेज में भी आया है। बैन अपने मन में बोलता है कि शायद मैं 3rd लेवल के पीक में पहुंच चुका हूँ, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो गया, इसलिए सभी लोग मुझ पर काफ़ी ज़्यादा गौर कर रहे हैं। फिर हम लोग क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग बैन और तानिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं क्या तूने इंटरनेट पे वो फोटो देखी जहाँ पर बैन और जो तानिया है वो बहुत ज़्यादा पास में थे। तानिया की जो टांगे थी वो बैन ने पकड़ रखे थे, और मैंने तो एक फ़ोटो में ये भी देखा कि वो किस कर रहे थे। तभी दूसरा जो दोस्त होता है वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बैन और तानिया ने किस तो नहीं करी, बट वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे और एक दूसरे को हक कर रहे थे। और ये सारी गॉसिप चल रही होती है बैन और तानिया की जो पहले हुआ था। ये सारी बात सुनने के बाद तानिया की दोस्त बोलती है कि किसी हरामखोर ने जो तुम्हारी और बैन की फ़ोटो थी वो इंटरनेट पर डाल दी है, और वो वायरल भी हो चुकी है, जिसकी वजह से सभी लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद तानिया बोलती है कि हाँ मैंने भी देखी। ये बात सुनने के बाद तानिया की दोस्त बोलती है कि तुम चिंता मत करो तानिया, मैं तुम्हारे लिए उस बंदे को ढूंढ कर इस फोटो को डिलीट करवा दूंगी, उस बैन के टक्के को मैं नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनने के बाद तानिया बोलती है कि पर यार वो फोटो तो अच्छी थी। ये बात सुनने के बाद तानिया की दोस्त भी हैरान होती है एंड वो बोलती है कि क्या तुम ये क्या कह रही हो। एंड वो अपने मन में बोलते हैं आखिर तानिया क्या हुआ है, वो इतना ज़्यादा चेंज क्यों है। अर्जुन कुमार और प्रथमेश शिंदे का बहुत बहुत शुक्रिया स्पिरिट अवेकनर मेंबरशिप लेने के लिए।